Hi friends, today is 23rd March 2017 and we are going to cover article of The Hindu. Today's first article is way to get back on board and its subheading is an Indian rethink on the Belt and Road Initiative may require a Chinese compromise. तो यहाँ पर बेसिकली वन बेल्ट और वन रोड जो चाइना का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है और एन इंडियन रीथिंक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से उसको किस तरह से सोचा जा सकता है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसको लिखा है सुहासिनी हैदर ने। आर्टिकल स्टार्ट यहाँ से होता है। In February 2014, when the Chinese government first brought up with India its plan for the Belt and Road Initiative 4 months after President Xi Jinping had unveiled the idea in Kazakhstan, it seemed an unworkable, ambitious pipe dream. तो यहाँ पर ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पुराना नाम वन बेल्ट वन रोड था, OBOR भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि फरवरी 2014 में जो चाइना के जो गवर्नमेंट थे वो इंडिया के लिए उन्होंने एक प्लान दिया बेल्ट और रोड का, जिसे पहले वन बेल्ट और वन रोड बोलते हैं। और इसके 4 महीने के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये वाला जो आइडिया था वो कजाकिस्तान को इसमें इंडल्ज करने के लिए सोचा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पाइप ड्रीम है। तो ये रियली बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। ब्रिक प्लस जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स प्लस बनाने की बात चाइना जो कर रहा है उस पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी यही सब रीजन से हुई है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी चाइना इसी सब रीजन से कर रहा है। China would need all the friends and partners it could get to make its plan for a 60-nation network and encompassing 4.4 billion people। यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि ये 60 नेशन नेटवर्क मतलब 60 देशों को जोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें 4.4 बिलियन पीपल को इससे फायदा होगा। उसके बाद इन द चाइनीज स्कीम इंडिया कुड बी अ मेजर पार्टनर एंड मैप्स ऑफ द टाइम शो द B&R ट्रेवल ईस्ट टू वेस्ट राइट थ्रू इंडिया। तो इसमें यहाँ पे इंडिया का सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है कि इंडिया इज अ वेरी इसमें एक इंडिया क्रूशियल रोल निभा सकता है। स्वर्विंग ऑफ द रोड, इस पैराग्राफ में यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ फ्यू मंथ लेटर रशिया वाज एनलिस्टेड थ्रू द 400 बिलियन डॉलर पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन एंड मिस्टर शीज friendship at a time when the West has decided to isolate and cripple Moscow over Crimea's annexation brought President Vladimir Putin, वहाँ के प्रेसिडेंट रशिया के व्लादिमीर पुतिन firmly into the fold। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना और रशिया जो एक साइबेरिया एक कंट्री है, साइबेरिया से ही कुछ रशिया का इनिशिएटिव था उससे कनेक्ट होने का, इकोनॉमिकली कनेक्ट होने का। तो उस समय क्या हुआ कि क्रीमिया का एनेक्सेशन जो रशिया ने किया है, क्रीमिया का एनेक्सेशन, तो उसके अगेंस्ट जितने जो वेस्टमिंस्टर जो कंट्री है वो उसके अगेंस्ट है। तो तब जो चाइना है वो रशिया के क्लोज आया था और क्योंकि सब क्रीमिया के एनेक्सेशन पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को से नाराज थे, तो इसीलिए वो दोनों एक साथ एक फोल्ड में आ गए थे। ये यहाँ से यहाँ तक यही बोला गया और यहाँ पर एक 400 बिलियन ये फैक्चुअल डेटा है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विथ इंडिया चाइनाज प्लान वाज अ ग्रैंडर वन, यहाँ से बोल रहे हैं कि विथ इंडिया के साथ उसका प्लान एक ग्रैंडर वन, एक मतलब बहुत ही जो कहा जा सकता है इसको कि मतलब इंडिया के साथ जो उसका वो एक तो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक चीजें हैं। जितनी भी इंडिया ने कोशिश की है चाइना के साथ, या तो वो टेररिज्म को लेकर के हो या तो किसी भी चीज को लेकर के हो, उस हद तक जैसा बाकी देशों से उसे रिस्पांस मिलता है पाकिस्तान के अलावा वैसा नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि द न्यूली इलेक्टेड
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड विजिट जियान। जियान जो है वो ओल्ड सिल्क रूट का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ लिखा भी हुआ है कि नरेंद्र मोदी वुड विजिट जियान द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट इन May 2015। उस समय की बात बोली जा रही है जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए थे। एंड बोथ लीडर वुड अनाउंस देयर कोऑपरेशन इन द B&R प्रोजेक्ट। उस समय इसको वन बेल्ट और वन रोड कहा जाता था। अलॉन्ग विथ प्लान्स फॉर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट वाज सेट अप इन October 2014। तो ये सब बेसिकली जैसे कि यहाँ पर ये B&R प्रोजेक्ट के बारे में एक तरह से पेट्रोनेज इंडियन प्राइम मिनिस्टर से जो वो लेना चाह रहे थे उसके बारे में बोला गया है। BCIM के बारे में बोला गया है। उसके बाद फिर AIIB के बारे में यहाँ पे बोला गया है, जो कि October 2014 में इसका सेटअप हुआ था। समवेयर अलोंग द वे द स्क्रिप्ट सावर्ड, मतलब ये सब सारी चीजों को पेट्रोनेज मिल चुका था इंडिया से, लेकिन बीच में ही स्क्रिप्ट जो है वो एक तरह से जो मतलब गांठ पड़ जाती है वो यहाँ पे हो गया। एंड वेदर इट वाज मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट ऑफ अ ज्वाइंट विजन विथ US प्रेसिडेंट ओबामा फॉर एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक मतलब जैसे कि एक साउथ एशिया, बहुत साउथ चाइना सी है जो वो बहुत ही कंट्रोवर्सी का एरिया है। चाइना वहाँ पे एक अपना जो है वो एक लेजिटिमेट क्लेम करता है कि वो नहीं, वो हिस्टोरिकली वहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन उसके अलावा जैसे ब्रुनई हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं, मलेशिया हो गया, ये सब सारे जो कंट्री हैं वो नहीं, वियतनाम हो गया, ये सब सारी कंट्री जो है वो बोलते हैं कि नहीं सिर्फ चाइना का नहीं हमारा भी इस पे हक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इस पर एग्री नहीं हो पाया चाइना के साथ। तो इंडिया नहीं चाहता था कि इस पर जो एक डोमिनेंट क्लेम है वो चाइना कर रहे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में जो एक खटास आई है वो हो सकता है इस वजह से भी आई है। ये सब वजह बताई जा रही है बेसिकली कि क्या क्या है। तो पहली वजह ये बताई गई कि एशिया पैसिफिक US के साथ जॉइंट वेंचर, उसके बाद मिस्टर शीज अनाउंसमेंट ऑफ द $46 बिलियन CPEC। ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। डिस्पाइट टू मेनी अटेम्प्ट, नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारा ऐसा अटेम्प्ट लिया गया जिससे कि पाकिस्तान को मिलाया जा सके, पर ऐसा हो नहीं पाया। और बात इसमें बात यह है कि POK जो कि एक डिस्प्यूटेबल लैंड है उसको एक लेजिटिमेट तरीके से वो यूज कर रहा है। द May 2015, अब जैसे कि एक और चीज यहाँ पे NSG की जो बातें हुई थी उसको भी NSG पर भी रोक लगाया गया था चाइना के द्वारा। उसका मसूद अजहर पर भी इसने रोक लगा दिया था, चाइना ने उसको नॉमिनेट नहीं किया था। चाइना सेज इट still hasn't given up on Indian participation, and the National People's Congress spokesperson this week repeated the hope that India will attend Mr. Xi's mega B&R conference on May 14-15 this year। तो इस साल यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया को इनविटेशन है, क्योंकि इनको ही पता है कि इंडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस इकोनॉमिक इवेंट। तो इसमें है कि इस स्कीम में तो खैर बहुत मतलब अगर इंडिया आ जाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और जो टेंशन चल रही है शायद वो खत्म हो भी सकती है, नहीं भी खत्म हो सकती है। हिस्टोरिकली तो ये पता चलता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी और चाइना डोमिनेट कर जाएगा पूरा साउथ एशिया। तो ये बहुत ही बड़ा अभी डिप्लोमेसी का ये टाइम है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों के लिए। मिस्टर पुतिन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे, फिलीपींस प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटेरेट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आर अमॉन्ग द इन्विटीज एक्सपेक्टेड। तो ये बेसिकली कुछ इन्विटीज के नाम है जिन्हें इन्विटेशन दिया गया और ऐसी उम्मीद है कि ये लोग मना नहीं करेंगे। However, the government has made it clear it is prepared to sit out the event over the principle of sovereignty। तो ये जो है इसको वहाँ के चाइनीज ऑफिशियल्स ने, इस चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इससे किसी भी कंट्री के सोवरेंटी पर खतरा नहीं आएगा। सोवरेंटी का मतलब जैसे एक हो सकता है, सोवरेंटी का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता हो। सोवरेंटी का मतलब होता है कि जैसे एक अपने आप से किसी भी
एक कंट्री है वो अपना डिसीजन खुद ले, किसी और के नेगोशिएशन है, किसी और देश के दबाव से वो नहीं ले। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में ये सोवरेनिटी उस हद तक उतना मतलब इसका स्ट्रेंथनिंग उतनी मजबूत नहीं है इसकी। When asked, a senior official said, "It is impossible for us to go and sit even as observer in the conference at this point." While the Belt and Road map on display showing parts of India and Pakistan, वही डिस्प्यूट टेरिटरी के बारे में यहाँ पे बोला गया कि ये जो है इंडिया का जो पार्ट है इसमें ऑफिशियली उसको पाकिस्तान में दिखाया जाता है, जबकि वो डिस्प्यूटेबल लैंड है। While the outcome is unfortunate, India stand over the line going through POK is understandable। ये ऑथर जो है वो सुहासिनी हैदर वो बोलती हैं कि ये जो है कि POK पे इंडिया का जो स्टैंड है, जो इंडिया बोल रहा है उसको तो समझा जा सकता है, और वो इस तरह से वो लीगल भी है, वो ठीक भी है। The more important question are how did India get boxed into this corner and does it want a way out of it? If so, is there one? तो ये बेसिकली एक एम्बिग्विटी एक ऑथर यहाँ पे मतलब बता रही हैं, मतलब वो बोलना चाह रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो इस तरह के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन में अभी है उससे निकला जा सकता है। अगर निकला जा सकता है तो कैसे निकला जा सकता है, क्या रास्ता है। यहाँ से ये बोल रही है कि रिसेट इन टाइज रिक्वायर्ड। अब ये यहाँ पे बोल रही हैं कि ठीक है, इंडिया का स्टैंड तो ठीक है कि OBOR नहीं ज्वाइन करना है, B&R नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि चाइना का भी टेररिज्म पर वो भी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में यही हमेशा होता है कि रिलेशनशिप इज नॉट परमानेंट बट द इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जब तक है तब तक रिलेशनशिप है, जैसे ही वो इंटरेस्ट खत्म रिलेशनशिप खत्म। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, और रिसेट इन टाइज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर इज एवरी इंडिकेशन दैट आफ्टर एनस हॉरिबिलिस ऑफ 2016 फॉर इंडिया चाइना स्टाइल ओवर शेडो बाय चाइनाज ऑपोजिशन। तो ये यहाँ से यहाँ तक मसूद अजहर तक, यहाँ तक की जो बातें हैं ये वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई, एक एनएसजी में एंट्री लेने से रोकना और मसूद अजहर को भी यूनाइटेड यूएन में डिक्लेयर होने से वीटो लगा देना। तो ये सारी चीजें उसी के बारे में बोल रही हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मुझे लगा, वो है एनस हॉरिबिलिस। एनस हॉरिबिलिस का मतलब होता है हॉरिबल ईयर, और इसका एंटोनिम है एनस मिराबिलिस। इसका एनस हॉरिबिलिस का during Foreign Secretary S. Jaishankar recent visit to Beijing for the restructured strategic dialogue, he said as much, calling for a more stable, forward-looking relationship to deal with an international situation in flux, a clear pointer that global uncertainties triggered by the Donald Trump administration in the US must force a geopolitical रिव्यू। देखिए यहाँ पर ऑथर ये बोल रही है कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप एक रैंक आउटसाइडर, उनको एक रैंक आउटसाइडर ही कहा जा सकता है, और जो भी उनकी इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग जो भी उनकी पॉलिसी है वो मतलब एक वो खुद भी उनको पता नहीं है कि क्या वो आगे करने वाले हैं, एक अनसर्टेनिटी है उनके उसमें। तो यहाँ से यहाँ तक वही ये बोल रही है कि अगर उस अनसर्टेनिटी के वजह से इंडिया जैसे अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान से फोर्सेस अमेरिका हटा देता है तो अमेरिका की वो जगह रशिया ऑक्यूपाई कर लेगा, ये बात तय है। उसी तरह से यूएस है, जो बहुत सारी ऐसी जो इंडिया के साथ उसकी फ्लीट मेंटेन है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चाइना की पावर को बढ़ने से रोकता है। तो अगर किसी भी हालत में अगर यूएस ने वो विड्रॉ कर लिया तो चाइना जो है वो साउथ एशिया में डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर वो साउथ एशिया में डोमिनेट कर जाएगा तो क्या इंडिया को चाइना से दुश्मनी रखना सही होगा? ये चीजें हैं यहाँ पे। मच हैज बीन रिटन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ, ये वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, सेलेक्ट यूएसए, और जो उनका जो एक जेनोफोबिया जो यूएस में अभी चल रहा है, शायद वो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है और क्योंकि वहाँ के लीडर मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प, अगर वो एक राइट विंगिज्म है तो
ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जनता को भी वही चीज चाहिए होगा, वहाँ की जनता भी जेनोफोबिक हो गई होगी, क्योंकि जितना जो एक तो H1B वीजा आया, सेलेक्ट यूएसए आया, अमेरिका फर्स्ट आया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का जो वो सब चीजें आई, उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज पर बैन लगा देना, वो सब चीजें आई, आउटसोर्सिंग को बंद कर देना, ये सब सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही ये बताती हैं कि ये जो अमेरिका है वो जेनोफोबिक हो गया, और जो इसकी आइडेंटिटी थी स्टार्टिंग में, जिस आइडेंटिटी पर अमेरिका खड़ा था, वही आइडेंटिटी अब शेक करने लगी है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो यहाँ पे ये यही बोल रही है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए वो सही नहीं है उनकी, तो ये सब चीज तो ठीक है। बोथ फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड डिफेंस परचेजेस, ये भी सही है। उसके बाद दोज एक्शन आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ जेनोफोबिया इन द यूएस। जेनोफोबिया मतलब होता है कि विदेशियों से खतरा या डर, बेसिकली होगा विदेशियों से डर। जैसे कि अमेरिका में ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में हो रहा है वो बाहर की कंट्रीज के जो लोग हैं वो लेकर के चले जाते हैं। ये सब चीज, इसको जेनोफोबिया कहते हैं। टारगेटेड वेयर इंडियन को टारगेटेड एज much as people from countries on the travel ban, and the government has already had to exert considerable diplomatic leverages to exact word of assurance from US and government। तो ये जो है वो बेसिकली पूरा उस चीज को सब्सटेंशिएट कर दिया गया है, यहाँ पे सब्सटेंशिएट किया है ऑथर ने, जेनोफोबिया वाली, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पे। हाउएवर इट इज what Mr. Trump doesn't do that will have more impact on India in long term। ये जो अभी मैंने आपको बताया वो भी इंडिया पर इम्पैक्ट होगा मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के स्ट्रेटेजिक डिसीजन का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इफ द यूएस डिसाइड्स नॉट टू बिल्ड ऑन इट्स पिवोट टू एशिया in addition to pulling out free trade negotiation like Trans-Pacific Partnership, or doesn't bolster its naval strength in Indo-Pacific, those spaces will be occupied by China। तो ये अभी मैंने आपको जो चीजें बताई वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर यूएस अगर जेनोफोबिक हो गया और फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी उसने अपनाई, और अगर उसने इंडो पैसिफिक से अपनी नेवल को स्ट्रेंथन नहीं किया, जो उसकी सेवेंथ फ्लीट वहां पे है, उस फ्लीट को उन्होंने बोल्स्टर नहीं किया। बोल्स्टर का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोल्स्टर, तो उसका मतलब होता है टू स्ट्रेंथन। अगर उसने उसको स्ट्रेंथन नहीं किया तो वो जो सारी जो वो गैप अगर जो क्रिएट होगा वो चाइना के द्वारा फिलअप कर दिया जाएगा, क्योंकि चाइना की नेवी इंडिया से तो एडवांस ही है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और चाइना डोमिनेट कर जाएगा वो पूरा रीजन। उसके बाद इन द सेम विन होता है डिस्टिंक्ट, विन का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव स्टाइल और मैनर, कुछ अलग तरीके से इसका मतलब होता है। इन द सेम विन इफ द यूएस कंटिन्यूज टू कट ट्रूप्स इन अफगानिस्तान लोअर्स, अभी जो मैंने आपको रशिया के बारे में बताया था वो यहाँ से यहाँ तक की बातें वही यहाँ पे दोहराई जा रही है। ये देखिए रशिया के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। नेबरहुड ऑन बोर्ड, a rethink may also be required on India's own neighborhood policy। अब यहाँ पे उस चीज को सब्सटेंशिएट करें। पहले तो इन्होंने डर बताया कि ऐसा हो सकता है अगर ट्रम्प ने वो सब चीजें नहीं की, तो उसके बाद बता रहे कि क्यों रीथिंक करने की जरूरत है हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है। नेबरहुड पॉलिसी मतलब OBR को ज्वाइन नहीं करना, इस पर रीथिंक क्यों होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे कि इन सितंबर लास्ट ईयर द गवर्नमेंट एक्सर्टेड कंसिडरेबल हेफ्ट विथ ईच ऑफ द साउथ एशियन सार्क, जो सार्क माइनस पाकिस्तान, जो पिछले बार जो किया था पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए उरी अटैक के बाद, वो उसके बारे में यहाँ पे बता रही है। बोल रही है कि उस समय तो ठीक है वो एक टेरर पर एक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद ये उतना इन्फ्लुएंसिव नहीं हुआ, क्योंकि चाइना के टेररिज्म से कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर जो सार्क में तो कम से कम 2 कंट्रीज तो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड है, वो है अफगानिस्तान और इंडिया। वहां पर तो अफगानिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ अपना सारी मतलब एक तरह से खुला विरोध किया टेररिज्म का सार्क में, और सार्क में से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, लेकिन वो वहीं तक ही रह गया। उसका इम्पैक्ट आगे क्यों नहीं, आगे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो चाइना का B&R इनिशिएटिव है
उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश ये सब जुड़े हुए हैं। नेपाल इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून। तो यहाँ से लेकर के सार्क से लेकर के यहाँ तक में बस यही बातें बताई गई हैं, यही सब चीजें बताई गई हैं। अब उसके बाद पूरी चीजों में यही सब चीजें बताई गई और बोला गया कि नेपाल विल ज्वाइन सून। इवन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विच सफर द मोस्ट फ्रॉम टेररिज्म emanating from Pakistan will inevitably be drawn into BNR group of countries and more for connectivity and trade, more so in the absence of SARC। तो यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है, ऑथर मानती है कि ठीक है सार्क माइनस पाकिस्तान उस समय तो काम किया, लेकिन जिस चीज के लिए पाकिस्तान को आइसोलेट किया था वो चीज तो पाकिस्तान को इफेक्ट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने OBOR ज्वाइन करके रखा है, B&R ज्वाइन किया हुआ है, और B&R में भी वही सारी कंट्रीज हैं, और जो कुछ ज्यादा ही वो फोर्सफुली, क्योंकि वो तो 69 या 60 आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, तो उतने नेशन को वो जोड़ रही है। तो 5-6 देशों से क्या उसको फर्क पड़ेगा, सार्क में से निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें यहाँ पे बोल रही है। Significantly, it is the Afghanistan leadership that has come out most strongly on the need for India to find its way into B&R. Both President Ashraf Ghani and former President Hamid Karzai on visits to India in the past few months have stressed the importance of connecting India to Central Asia via Afghanistan, joining a strategic arc of the country from Iran, Russia and चाइना। तो ये जो है अफगानिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जैसे कि यहाँ पर उसके लीडर के बारे में बताया गया कि प्रेसिडेंट अशरफ घनी और उनके पहले जो थे हामिद करजई, वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया था पिछले कुछ महीनों में। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इंडिया को सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से रशिया और चाइना से जुड़ना चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। और ये इसको एक स्ट्रेटेजिक आर्क कंट्रीज का नाम उन्होंने दिया है। अब उसके बाद ये बोलते हैं दिस कंट्री इंक्लूडिंग, ये सब कंट्रीज के नाम है जो B&R में जुड़ने चाहिए, यहाँ पे ये बता रही है। उसके बाद थ्रो ईरान नॉर्थ साउथ कॉरिडोर CPEC एंड अदर रूट्स ऑलरेडी इन प्लेस, while India's plans for Chabahar port are still to get off the ground. Economically, Afghanistan has become a part of Central Asia, Mr. Ghani has said. Clearly, Afghanistan's desire to reduce its dependence on Pakistan trade will eventually cut it off from all साउथ एशिया। यहाँ पर अफगानिस्तान के लीडर्स को लगता है कि अगर, क्योंकि पाकिस्तान ने ज्वाइन कर रखा है OBOR, और यहाँ पे उन्होंने थीसिस भी दिया है कि कैसे कैसे क्या हुआ, छबाहर पोर्ट के बारे में भी उन्होंने बोला है। तो ये बोलते हैं कि अगर अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान से आइसोलेट होने की कोशिश करता है तो उसका जो ट्रेड है वो पूरे साउथ एशिया से खत्म हो जाएगा, और जो वो बहुत ही ज्यादा खूब डाउन कर जाएगा अचानक ड्रास्टिकली। तो इसलिए बोलते हैं कि OBOR ज्वाइन करना चाहिए। कॉन्टूअर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इसमें ये बोलती है कि इफ चाइना सो विशेस इट कुड स्टिल मेक अमेंड्स बाय यूजिंग द अफगान डिजायर टू रिमेन कनेक्टेड बाय पुटिंग द CPEC ऑन एन ऑल्टरनेट रूट। तो यहाँ पे ये जो है वो चाइना और अफगानिस्तान के बेसिकली एक रिलेशनशिप को यहाँ पे बताया गया इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, टू अफगानिस्तान एंड नॉट POK को फिर से यहाँ से आइसोलेट कर दिया, कनेक्टिंग इट टू सिल्क रूट एंड विसाज। This would not only build a bigger arc for the B&R route, it would sidestep India's concern over sovereignty and leave the door open for it to join the project। ये तो सही है। जो यहाँ पर कॉन्टूअर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे चाइना की तरफ से क्या किया जा सकता है कि इंडिया उसमें ज्वाइन करे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओपन ज्वाइन वाया BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। This issue of specific project in POK and Gilgit-Baltistan would remain, but they could be dealt within the manner the Chinese funding of the Karakoram Highway or USAID and ADB का जो कंट्रीब्यूशन है
टू द डैमर भाषा डैम वर। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से एडीबी और काराकोरम हाईवे, जिस तरह से चाइनीज अपने मतलब एक लिमिट में, एक लेजिटिमेट बाउंड्री में ही रह करके ये सब जगह पर चाइनीज काम कर रहे हैं, तो ये बोलती है कि चाइना को भी पीओके एरिया में उसी तरह काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जांग क्युआन जो कि ओल्ड सिल्क रूट जो जिसको आज आसियान कहा जाता है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था, उसके बारे में बताते हैं कि उसका फाउंडर का नाम जैंग कियान है। और उसके बाद हान कैपिटल ऑफ चैंग, तो हान कैपिटल में था, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही है। उसके बाद बोल रही है व्हेन ही रिटर्न्ड ही टोल्ड द एम्परर ही हैड आल्सो लर्न ड्यूरिंग हिज स्टे इन बैक्टीरिया। ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताती हैं और बोलती हैं और बोलता है, और यहाँ पे ये बोलता है, ऑथर ऐसा बोलती हैं कि वो जो ट्रेवलर है वो बोल रहा है कि चाइना ले विद इन सिंधु से शेंडू, ये लोग बोल नहीं पाते हैं, जैसे सिंधु को अंग्रेजों ने इंडस बोला, उसी तरह से इसको चाइनीज ने शेंडू बोला। इंडिया थ्रू विच चाइना कुड ट्रेड, तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंस इंडिया का यहाँ पे बताया जा रहा है। 2000 year later it may need both diplomacy and push from Afghanistan and Central Asia to once again align the lines between India and China. If New Delhi and Beijing wish to ensure that the success they share via old Silk Route is given another chance, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हुए बोलती हैं कि अगर ऐसा है कि जो ओल्ड सिल्क रूट से जो वो उसने हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना को अगर सक्सेस होना है तो वो दोनों को आपस में मिल करके ही काम करना पड़ेगा। तो यहीं पे उन्होंने एंड किया है और ये वीडियो, ये एनालिसिस भी यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू चेक आउट अदर एनालिसिस in different videos and thank you very much for watching. Have a great day ahead. Thank you very much.